आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट शो कोरोना कवरेज। इसमें हम लाते हैं आपके लिए काम की जानकारियां कोविड-19 से जुड़ी हुई। एक्सपर्ट से हम पूछते हैं वो सवाल जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कोरोना कवरेज मेरे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी के साथ। कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने सभी को खौफजदा किया है और मरने वालों का आंकड़ा भी डरा रहा है। जवाब दे चुकी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अब वैक्सीनेशन पर काफी जोर दिया जा रहा है। देश भर में तमाम मेडिकल संस्थानों में, बल्कि अब तो स्कूलों में भी इसका इंतजाम किया गया है। पहले ऐलान हुआ था कि 45 साल और इसके ऊपर के उम्र वाले सभी व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐलान में इस उम्र की सीमा को घटाकर 18 साल कर दिया। हालांकि इसकी रफ्तार अभी भी सुस्त है। वैक्सीन की कमी, रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताई गई कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर भी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन जो बड़ी तस्वीर है उसके मुताबिक देश में वैक्सीनेशन जारी है। लेकिन इसी दौरान इस वैक्सीनेशन को लेकर आम लोगों में कई तरह के शक शुबा भी महसूस किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं। लोगों के तमाम सवाल हैं कि वैक्सीनेशन से पहले और बाद में कौन सी सावधानियां रखी जानी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो होने पर वैक्सीन अवॉइड की जानी चाहिए। इन सब सवालों के जवाब के लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर अविरल वत्स से। डॉक्टर अविरल यूनाइटेड किंगडम की नेशनल हेल्थ सर्विस से एसोसिएटेड हैं और भारत में चल रही कोविड सिचुएशन और वैक्सीनेशन पर बारीक नज़र रखे हैं। तो डॉक्टर वत्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोरोना कवरेज में। शो की शुरुआत मैं इसी सवाल से करना चाहूँगा कि भारत में जो कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन चल रहा है, क्या इसमें कुछ ज़रूरी सावधानियां हैं जो वैक्सीनेशन करवाने से पहले या बाद में बरती जानी चाहिए? क्या कोई डू एंड डोंट्स हैं? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो शुरू है और होपफुली ये ज़्यादा स्पीड पिकअप करेगा। इसमें कुछ ज़्यादा डूज़ एंड डोंट्स एज सच नहीं है, बस हाँ इतना ज़रूर है कि जब आप जाएं तो ध्यान रहे कि अगर अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको एक्सपोजर जो कोरोना का है वो कभी भी हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि जैसे अगर आप भीड़ में जाएंगे, लाइंस में जाएंगे, तो वहाँ पे फिर से कोरोना का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो मास्क ज़रूर पहने, 2 मीटर का डिस्टेंस, और हाँ जैसे मैंने कहा अपॉइंटमेंट अगर कहीं मिलती है जहाँ से आपका कम से कम समय वैक्सीनेशन करवाने का जो पूरा प्रक्रिया है उसमें लगे तो वो बहुत बेहतर होगा। बाकी आप ऐसा कुछ पहन के जाएं जिससे कि आपके कंधे के ऊपर जो वैक्सीन, जो टीका लगाने का जो प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी हो सके, ऐसी ही चीज़ को पहन कर जाएं। अगर आपको तेज़ बुखार है या आपको शक है कि आपको शायद कोविड है, तब आप अपना जो वैक्सीनेशन है वो टाल सकते हैं, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं जब तक आप या तो रिकवर नहीं कर जाते या क्लियर नहीं हो जाता कि आपको कोरोना नहीं है। उससे कोई सेहत पे ऐसे बुरे असर नहीं है, लेकिन उसका इतना ज़रूर है कि क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो कोरोना की जो संक्रमण है उसके अगेंस्ट काम शुरू कर देती है। तो आप वैक्सीन जब देंगे तो वो उसका जो फोर्स है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो उसकी एडवाइस यही है कि आप ठीक होने के 2 हफ्ते के बाद अपनी डोज ले सकते हैं। तो ये मोटे मोटे जो है डूज एंड डोंट्स हैं। बाकी अगर आपको किसी तरह की कोई प्रश्न है कि आपको कोई खास कोमॉर्बिडिटी है, कोई और बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिए। लेकिन मोटा मोटा लार्जली जो हैं वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं भी, उनको जो वैक्सीन हैं वो लार्जली सेफ़ ही हैं। तो अपनी जो वैक्सीन है वो ज़रूर ले ले। और हाँ, अंत में कोई भी वैक्सीन जो है दैट इज़ बेटर देन नो वैक्सीन। तो इसमें ना पड़े कि मैं 1 महीना, 4 हफ्ते, 2 हफ्ते वेट कर लेती हूँ कि मुझे दूसरी वैक्सीन लेनी होगी। जो आपको मिल रही है वो ज़रूर लें, क्योंकि इससे आपके जो रिस्क हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, एनी वैक्सीन इज़ बेटर देन नो वैक्सीन। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। इसीलिए ये लगातार कहा जा रहा है लोगों से कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, लेकिन लोगों में तमाम तरह के सवाल भी हैं इसे लेकर। जैसे कि एक सवाल डायबिटिक लोगों का है। भारत में बड़ी तादाद है डायबिटीज़ के पेशेंट्स की। क्या उनके लिए इस वैक्सीनेशन से पहले किसी किस्म की कोई ख़ास परहेज़ या कोई सलाह है आपके पास?
देखिए, जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं उनका वैक्सीन के चलते कोई ऐसा वाला परहेज़ नहीं है। हाँ, उनका जो शुगर लेवल्स हैं उनको जो बीमारी के हिसाब से उनको अंडर कंट्रोल वैसे ही रखने चाहिए, और वो कोरोना के हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शुगर लेवल्स को अंडर जो आपका टारगेट वैल्यूज़ हैं उसके नीचे ही रखें। लेकिन जो वैक्सीनेशन के हिसाब से इसका कोई परहेज़ वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल और जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीनेशन ले लें अगर आपको डायबिटीज़ है। दोनों डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 के लिए ये लागू होता है, क्योंकि जो रिस्क हैं कोरोना के वो बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स में। तो उनका जो मतलब उनके लिए सलाह यही है कि जल्दी से जल्दी ले लें, और उसमें कुछ ख़ास किस्म का कोई परहेज़ की ऐसा ज़रूरत नहीं है वैक्सीनेशन लेने के लिए। तो हमारे जो साथी डायबिटिक हैं वो बेझिझक वैक्सीन लगवाएं, बहुत ज़रूरी है। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जनरल सावधानियों का ख्याल रखें और कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी कई बार सुनने में आ रहा है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि वैक्सीन मौजूदा वेरिएंट पर तो कारगर होगी ही, लेकिन जिस तरह से म्यूटेशन हो रहा है, क्या ये वायरस के नए वेरिएंट्स पर भी काम करेगी? जी देखिए, जो ये ऐसी बातें हैं, इसका जो डेटा है वो अभी रिसर्च हमें बताएगी कि कितनी कारगर है नए म्यूटेशंस, और अभी नए म्यूटेशंस जो हैं वो आते भी रहेंगी, क्योंकि जिस मात्रा में जिस स्पीड के साथ और ये फैल रही है वायरस इंडिया में, उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और भी ज़्यादा म्यूटेशंस और स्ट्रेन्स जो हैं वो आते रहेंगे, जो कि हमारे लिए एक तरह से नई नई परेशानियां खड़ा करेंगे। तो लेकिन ये जो भी हम वैक्सीन ले रहे हैं वो किसी ना किसी हद तक हमें प्रोटेक्शन ज़रूर देगी। इसकी जो एफिकेसी है वो थोड़ी कम हो सकती है, 5-10% उसमें फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई डेटा नहीं है कि किसी भी स्ट्रेन के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है वो ऐसे कारगर नहीं हो या बिल्कुल ही उसका कोई फ़ायदा नहीं हो। तो जो आने वाला समय होगा उसके लिए हमने जो भी वैक्सीनेशन ली होगी और कोई भी म्यूटेशंस आती होंगी, तो उसमें हमारा ये वाली जो इम्यूनिटी है वैक्सीनेशन के बाद वाली, वो हमें किसी ना किसी लेवल पर ज़रूर मदद करेगी कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो हमें वो ज़रूर ले लेनी चाहिए। जी, तो वैक्सीन ले लेनी चाहिए, ये हमें कोरोना के संक्रमण से बचाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके असर के ड्यूरेशन के बारे में कुछ बताइए। इंजेक्ट होने के बाद ये कब तक हमारी बॉडी में काम करती है? क्या कोई इसकी समय सीमा है? कितने दिन या महीने या साल तक ये असरदार रहती है? जी, इस वैक्सीन की सीमाएं देखिए कुछ इस तरह हैं कि पहली डोज़ लेने के हम तकरीबन 2 हफ्ते बाद इसमें जो हम कहें कि इम्यूनिटी की जो थोड़ी प्रोटेक्शन है वो शुरू हो जाती है, लेकिन वो प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। जो असली प्रोटेक्शन है वो दूसरी डोज़ के 2 हफ्ते के बाद जो है इम्यूनिटी का लेवल है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है वो सबसे बढ़िया रह रहा है। तो उसके बाद ही प्रोटेक्शन जो शुरू होगी। ये जो इम्यूनिटी है वो अभी देखा जा रहा है कि 6 महीने से ऊपर तक तो वॉलंटियर्स में रह ही रही है, जो बाकी जगहों से जो डेटा आ रहा है। तो मेरा ये मानना होगा कि जो ये वैक्सीनेशन के बाद की इम्यूनिटी है वो उससे ज़्यादा लंबा रहेगी, चाहे वो एंटीबॉडीज़ ना रहें, सेलुलर बेस्ड इम्यूनिटी बन जाए, लेकिन जो प्रोटेक्शन रहेगा वो उससे ज़्यादा रहेगा, और उसकी जो क्वालिटी है वो संक्रमण के बाद की जो प्रोटेक्शन है हमारे अपनी इम्यूनिटी की, उससे जो वैक्सीन के बाद की जो इम्यूनिटी बन रही है वो वैक्सीन के बाद वाली काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, और उसकी क्वालिटी भी बेटर है। तो अभी जैसा मैंने कहा 6-8 महीने का तो हम देख ही रहे हैं कि प्रोटेक्शन है। आगे जैसे जैसे डाटा बिल्डअप होता जाएगा और आता जाएगा, हमें और मालूम चलता जाएगा, और अगर आगे चल के हमें कुछ बूस्टर्स की ज़रूरत भी पड़ती है तो वो भी पाइपलाइन में रहेंगे। जी, बेशक जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हम इस वायरस के बारे में और जानेंगे। बस देखा जाए तो बहुत जल्द ही साइंटिस्ट ने जानकारियाँ इकट्ठा की हैं, क्योंकि पिछले साल जनवरी में जब ये इस वायरस का असर हुआ था तो उस वक्त तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी, और आज 1-1.5 साल के इस फ़र्क में इसकी वैक्सीन भी बन गई है। तो जाहिर है कि वक्त बीतेगा तो और बेहतर कंट्रोल बन पाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कई वर्गों में इस वैक्सीन को लेकर जो शंकाएँ हैं जिसकी मैंने बात की, उसमें एक ये है कि क्रॉनिक डिजीज़ वालों को मैं अक्सर सुनता हूं कि वो पूछते हैं कि वैक्सीनेशन हम ले सकते हैं या नहीं। क्या उनको कोई ख़ास एहतियात रखना चाहिए? जी, वही है कि जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनमें देखिए ज़्यादातर जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनको कोविड होने का जो रिस्क है, मतलब कोविड से जो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डियक इश्यूज़ हों, लंग्स की क्रॉनिक डिजीज़ हों, उन सब में।
तो ऐसे में वैक्सीनेशन जो है उनके लिए एक्चुअली प्रायोरिटी बन जाती है कि वो जल्दी से जल्दी लें। और हाँ, वही है कि अगर आपको बुखार चल रहा है तो वो कोविड का हो सकता है, तो उसमें आप वैक्सीनेशन जो है वो डिले कर सकते हैं और डिले कर लेनी चाहिए। अदरवाइज़ जो अगर आप ठीक ठाक हैं वैसे आपका, लेकिन आपको क्रॉनिक डिजीज़ है तो आपको बस वैक्सीनेशन जो है वो जल्दी लेनी है। इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आपको वो आप ना लें। कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं या रूमेटिक जैसे डिजीज़ हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, ऐसी या एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, ऐसी जो बीमारियां हैं इसमें भी आप जो वैक्सीनेशन है वो ज़रूर जल्दी से जल्दी ले लें, क्योंकि कोविड होने के बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती हैं और घातक भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो लार्जली स्पीकिंग ऐसा है कि आप ले लें जल्दी से जल्दी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई शक है तो क्योंकि कुछ बीमारियों में ये आपको जो लोकल डॉक्टर होंगे या जिनसे आप वैक्सीन ले रहे हैं उनसे सलाह ज़रूर ले लें इससे पहले कि आप वैक्सीन लें। तो वहाँ से भी आपको, क्योंकि कुछ अगर कोवैक्सीन की कुछ डिफरेंट एडवाइस है तो वो आपको वो बता पाएंगे, लेकिन एज ए सेड मोटा मोटी जो गाइडलाइंस हैं वो हमें क्रॉनिक डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको वैक्सीन ले लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं की तरफ से भी मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता ताकि कोई भ्रम ना फैले, पर आप बताइए कि इस वैक्सीनेशन में क्या उनके लिए किसी तरह की कोई गाइडलाइंस है? जी, ये जो प्रेगनेंसी है और ब्रेस्ट फीडिंग है इन दोनों में कुछ गाइडलाइंस का भी फ़र्क है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग का है तो यूके में जो एस्ट्राजेनेका की गाइडलाइन है उसके मुताबिक तो हम बिल्कुल दे सकते हैं, और इसका कोई सेफ्टी डाटा दोनों प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ्टी डाटा ऐसा अवेलेबल नहीं है ट्रायल्स का, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है वैक्सीन का जो कि दूध के थ्रू बच्चे में जा रहा हो। लेकिन ऑन द अदर साइड दूध के थ्रू बच्चे में जो इम्यूनिटी है वो ज़रूर जा सकती है और वो बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव होगी। लेकिन जो मुझे बताया गया कि जो इंडिया की गाइडलाइन है उसमें बोला गया है कि शायद ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ना लें, तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन और उसका मुझे कारण कहीं पर नहीं मिला। तो मेरी तरफ से तो यही एडवाइस है कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ आप ले लें। दूसरी बात आती है प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में देखिए, जो अगर मैं यूके की बात करूं तो यहाँ पे एडवाइस ये चल रही है कि प्रेगनेंसी में जो फाइज़र और मॉडर्ना वाली जो है वो वैक्सीनेशन हम वो दे रहे हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को। और अगेन उसमें सेफ्टी डाटा नहीं है क्लिनिकल ट्रायल्स का, लेकिन जितने लोग काफ़ी आई थिंक 90,000 के करीब प्रेग्नेंट लेडीज़ को दी जा चुकी है, तो उनमें कोई ऐसी एडवर्स रिएक्शन नहीं पाया गया है। तो अभी जो यूके में उस एज ग्रुप में प्रेगनेंसी वालों में वो दी जा रही है फाइज़र और मॉडर्ना वाली। एस्ट्राजेनेका वाली क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है या कोविशील्ड जो है, इसलिए वो उसको नहीं दिया जा रहा, और उसके जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो यंग फीमेल्स में होने का जो थोड़ा बहुत खतरा है उसके चलते उसको ऑफ़र नहीं किया जा रहा। तो प्रेगनेंसी का जो एडवाइस रहेगी वो हमें जो लोकल गाइडलाइंस है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक मुझे इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से प्रेग्नेंट लेडीज़ को अभी नहीं दे रहे हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर वत्स। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर काफ़ी क्लैरिटी हुई है आपके जवाब से। एक सवाल ये भी है कि जब एक शख्स वैक्सीन लेता है तो क्या वो उसके बाद पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है या तब भी उसे कोरोना होने के चांसेस रहते हैं? जी देखिए, वैक्सीनेशन की 2 डोज होने के बाद एडवाइस यही है कि आपको फिर भी कोविड हो सकता है, तो हमें जो प्रिकॉशन है वो बिल्कुल हमें चालू रखने चाहिए। और जैसा हमने पहले कहा कि म्यूटेशंस भी अगर अलग अलग आते हैं तो हमें नहीं मालूम वो किस तरह से बिहेव करेंगे, तो प्रिकॉशन जो हैं, जो सावधानियां हैं वो जारी रखनी चाहिए। लेकिन अभी तक का जो डेटा हमें दिख रहा है, जैसे यूके का, यूएस का या इजराइल से जो डेटा आया है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को वैक्सीनेट करने के बाद, उसमें जो सीवियर डिजीज़ है और डेथ से तो प्रोटेक्शन रेट 99-100% है डबल डोज के बाद। और अब जो और आगे का डेटा है उसमें जो ट्रांसमिशन की प्रोटेक्शन है वो भी 50% देखने को मिल रही थी कि 50% उसमें प्रोटेक्शन हो रही है कि लोगों को संक्रमण नहीं हो रहा और वो आगे नहीं फैला रहे, तो ये भी बहुत बड़ी इनकरेजिंग चीज़ है। लेकिन फिर भी जो गाइडलाइंस हैं वो यही हैं कि चांसेस बने रहते हैं कोविड होने के, हालांकि वो कम सीवियर होगा, लेकिन हमें जो सावधानियाँ हैं वो अभी हमें चालू रखनी चाहिए। और इंडिया में जो अभी सिचुएशन है वेव के चलते, तो हमें तो बिल्कुल सावधानियाँ बरतनी चाहिए,
क्योंकि हमें अभी इंडिया का जो रियल वर्ल्ड डेटा है इसके ऊपर वो भी उस बड़ी मात्रा में नहीं आया है। तो जब तक वो नहीं आता, जब तक हम ऑफिशियली क्लियरेंस नहीं मिलती इस बात की कि वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन जो है वो नियर 100% है, तब तक हमें ये मान के चलना चाहिए कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है। चांसेस बहुत कम है, लेकिन उसको हमें इस तरह से अपने आप को बिहेव करना चाहिए कि हो सकता है, और सावधानियां हमें लेते रहना चाहिए। तो मतलब वैक्सीन आपको इम्यूनिटी देती है, सुपरमैन नहीं बनाती है। कि आप सोचे कि भाई मुझे तो वैक्सीन लग गई, अब मुझे कुछ होगा नहीं, और आप बिना मास्क के घूमने लगें, तो ऐसा ना करें, एहतियात रखें जैसा कि डॉक्टर वत्स ने बताया। और इसीलिए एक सवाल मैं अपने उन साथियों के लिए भी करना चाहता हूं जो अक्सर हिचकिचाहट में ये सवाल नहीं कर पाते। ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो शराब और सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो वैक्सीन लगवाएं तो क्या ये उन्हें वैक्सीन लगाने से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद तक सिगरेट या शराब नहीं पीनी है, या नहीं पीने से वैक्सीनेशन बेहतर काम करेगा? इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है जी। ये शराब और सिगरेट पीने वालों का कन्फ्यूजन काफ़ी बना हुआ है, और एक सलाह थी शराब की कि आप वैक्सीन लेने के 1-2 दिन पहले उसको बंद कर दें और अगले 1-2 हफ्ते तक मत लीजिए, क्योंकि जो शराब जो है वो डेफिनेटली जो आपकी इम्यूनिटी है उसको तो कम करती ही है। तो उसकी एडवाइस थी कि तो ऐसा करने से आप अपनी इम्यूनिटी को एक बूस्ट देंगे, और वो वैक्सीनेशन के बाद की जो इम्यूनिटी बनेगी उसकी क्वालिटी बेटर रहेगी। लेकिन उसके ऐसा नहीं है कि आप अगर शराब पी रहे हैं तो आप वैक्सीन ना लें। तो आप ज़रूर वैक्सीन ले सकते हैं, और ऐसी कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है कि आप शराब मत पीजिए। एक एडवाइस थी कि आप अगर नहीं लेते हैं तो बेटर रहेगा। सिगरेट का जो जहाँ तक बात है उसके अगेंस्ट कोई ऐसी एडवाइस नहीं थी, लेकिन हाँ, अगर वही बात है कि इससे अगर इम्यूनिटी तो नेचुरली फ़र्क पड़ता है, और अगर हम देखें तो इम्यूनिटी का ही रिएक्शन है इसमें वैक्सीनेशन के बाद। तो उसके चलते हमें देखना चाहिए कि अगर हम उसको कम कर सकें या थोड़ी देर रोक सकें तो बेहतर होगा। बट अगेन इट इज़ नॉट गाइडलाइन, इट इज़ नॉट कि हमें ऐसा करना ही चाहिए। ऐसा करे बिना भी हम वैक्सीन ले सकते हैं और प्रोटेक्शन हमारी शुरू हो सकती है। लोग वैक्सीन लगवाने के बाद हल्का बुखार या ज़ुकाम भी महसूस कर रहे हैं। क्या ये बात इस बात का इशारा है कि वैक्सीन काम कर रहा है, और क्या इस दौरान हम पैरासीटामोल जैसी कोई दवा ले सकते हैं? जी बिल्कुल। वैक्सीन लेने के बाद हल्का बुखार, शरीर में हरारत, जहाँ पे वैक्सीन लगी है उस जगह पे दर्द रह सकता है। अक्सर जो देखा गया है ये 24 घंटे का जो है लोगों में ये जो सिम्टम्स हैं ये देखे गए। कोविड जैसे सिम्टम्स भी कई बार हो सकते हैं, लेकिन वो 24 घंटे से लेकर 3-4 दिन मैक्सिमम तक वो रहने चाहिए। उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि 24 घंटे के बाद सडनली चेंज हो जाता है और आपको लगता है कि शरीर एक ठीक होने की तरफ जा रहा है। और उसमें भी उसका मतलब यही है कि जो बॉडी का जो रिएक्शन है वो इम्यूनिटी जनरेट कर रहा है, और वैक्सीन के अगेंस्ट काम करना, वैक्सीन के चलते इम्यूनिटी हमारी जो है जनरेट हो रही है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर आपको बुखार नहीं हुआ या आपको ये सब सिम्टम नहीं हुए तो आपकी इम्यूनिटी ने काम नहीं किया। ये बातें भी बहुत प्रचलित हो रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। या जिसको ज़्यादा बुखार हुआ उसकी बेटर इम्यूनिटी बन गई, ये भी गलत है। ये कोई क्वांटिफाइड चीज़ें नहीं हैं। तो अगर ऐसी कोई सिम्टम्स आते हैं तो हम पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन जो भी हमें मिलती है वो हम लेकर अपने जो सिम्टम्स हैं उसको हम अपने आप को आराम दे सकते हैं। और ये भी ऐसा नहीं है कि अगर हम पैरासीटामोल ले लेंगे और बुखार को नीचे कर लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी जो बन रही है उस पर कोई असर होगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो हमें पैरासीटामोल लेकर अपनी जो तबीयत है उसको हम ठीक कर सकते हैं, और अपने जो भी हम काम धाम कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर वत्स, आपने जिन सवालों के जवाब दिए, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों का वैक्सीनेशन को लेकर कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और साथ ही हम अपने सभी लिसनर्स से अपील करना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन का हिस्सा ज़रूर बने। ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और कोरोना के ख़िलाफ़ देश की लड़ाई में जीत के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अविरल वत्स, आपने आज तक रेडियो के लिए वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैक्सीन को लेकर अगर आपके कुछ और सवाल हैं या कोरोना से जुड़े किसी और मामले पर आप किसी एक्सपर्ट से कुछ पूछना चाहते हैं तो ये आपका ही प्लेटफॉर्म है। अपने सवाल या शो के बारे में किसी तरह का कोई सुझाव हमें लिख भेजिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। तो तीसरी लहर की आशंका के बीच हम सबको 2 हाथ की दूरी से भी एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का सहारा बनना है, और सही, सटीक और सिर्फ परखी हुई जानकारियां ही बांटनी है ताकि उनसे हमारे अपने फ़ायदा उठा सकें। तो इस मुश्किल दौर के जल्द गुजर जाने की उम्मीद के साथ
मुझे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं है। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आश्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।